वेलकम बैक टू सत्यन मौर्य बायोकेमिस्ट्री में। चलिए आज हम सब बात करेंगे मिलकर। कल हमने कुछ चर्चाएं की थी कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है और जो है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है, सम्मिलन और विसम्मिलन के बारे में बात किया था। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो विसम्मिलन हुआ था, इस विसम्मिलन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ था। इसे कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। तो जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, ये कैसे हुआ है और किस तरह से हुआ है, कैसे अपने आप को जो है मैनेज करेगा। तो मैंने कल एग्जांपल लिया था, एक सिंपल सा लिया था CH4, या इसके साथ मैंने CH3 और Cl लगा रखा था, और साइन ऑफ एरो के बाद मैंने तोड़ा था CH3 प्लस चार्ज और जो है Cl माइनस चार्ज। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ था, इसे ही हम लोग नाम दिए थे कार्बो कैटायन। तो दो वर्ड है, एक है मेरे पास कार्बन और दूसरा है मेरे पास क्या, कैटायन। तो कैटायन का मतलब क्या होता है, धनायन होता है। यानी अगर कार्बन पास कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसे कार्बोकैटायन बोलेंगे। तो कार्बोकैटायन क्या होता है, कैसे अपने आप को एग्जिस्ट करेगा, इस तरह से फॉर्मेशन करेगा। तो अकॉर्डिंग टू जो है हमारा हेटेरोलिसिस बॉन्ड फ्यूजन, हेटेरोलिसिस बॉन्ड फ्यूजन के अकॉर्डिंग आपको बताया गया था कि कार्बोकैटायन का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में हमने आपसे कहा था कि मेरे पास है यहाँ पर क्या, CH3, और जो है ऐसे लेता हूँ CH2, और फिर यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन है, और साइन ऑफ एरो टूटा था CH3 CH2 प्लस चार्ज, और क्या हो जाएगा Br माइनस चार्ज। तो इसके ऊपर जो प्लस चार्ज आया है, कैसे आया, क्योंकि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या था कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगा हुआ है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने की वजह से, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व लगा हुआ है, वो अपनी और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और खींचने के बाद क्या होता है, वहाँ पर बॉन्ड को, जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड का टूटना जो होता है, वो उसके ऊपर एक प्लस आ जाता है, दूसरे के ऊपर क्या आता है, माइनस आ जाता है। तो कार्बोकैटायन क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। कार्बोकैटायन का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो 6 ना होकर बल्कि कितने हैं, देखिए जरा से यहाँ पर, एक ही हमारा CH3 लगा हुआ है, एक बॉन्ड है, और एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और इसके पास क्या है, प्लस चार्ज है। 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने हैं अभी, दो, दो चार, दो छः, 6 हैं अभी भी। आउटर मोस्ट ऑफ कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखिए 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर आउटर मोस्ट ऑफ कार्बन के हम देखते हैं तो मेरे यहाँ पर कितने होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे, लेकिन अभी कितने हैं, 3, यानी एक इलेक्ट्रॉन को और लॉस कर चुका है। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस किया रहता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागे रहता है, तो इलेक्ट्रॉन को जब दिए रहता है तो वहाँ पर प्लस चार्ज आता है। प्लस होने की वजह से कार्बोकैटायन के नाम से उसे जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि कार्बोनियम आयन क्या होते हैं, कार्बोकैटायन होते हैं। कार्बोनियम आयन व धनावेश आयन होता है, जिसमें कार्बन के ऊपर क्या होता है कि एक प्लस चार्ज आ जाता है। एक प्लस चार्ज आने की वजह से उसे क्या बोलते हैं, धनायन बोलते हैं या कार्बोनियम आयन बोलते हैं। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ था, तो ये आपका ब्रोमीन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। खींचने के कारण यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड का टूटना होता है। इतना तो हम पढ़ चुके थे। अब थोड़ा सा इसकी बात करते हैं, इसमें इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और ये होते कैसे हैं, लुईस क्षार होते हैं कि अम्ल होते हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं। देखो आपका जो है, जो कार्बन कंपाउंड था, यानी कि CH3 था प्लस चार्ज के रूप में। तो कार्बन पास अगर हम बात करते हैं तो कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा था। इस तरह से कार्बन के आउटर मोस्ट ऑफ सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन 4 ना होकर कितने बच रहे हैं, 3 हैं। और अगर टोटल बैलेंसी की बात की जाए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं। होने कितने चाहिए थे, 8। तो 8 ना होकर कितने हैं, 6 हैं। तो 6 होने की वजह से इनके पास जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से इसे प्लस चार्ज दिखाते हैं। लेकिन बाकी अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो कमी नहीं, धनायन है ये। और अगर ये धनायन हो गए हैं तो इसी को हम कार्बोकैटायन यानी कार्ब धनायन बोलते हैं। इसे हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, कार्बो धनायन, कार्ब धनायन हो गए हैं। तो कार्ब धनायन इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। अकॉर्डिंग टू लुईस के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो लुईस ने क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं,
जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को। ये ऐसे सिंपल से बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, वो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को देते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो अम्ल हो गया, और कोई दे रहा है तो क्या हो जाएगा? वो फिर क्षार हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम लुईस के अकॉर्डिंग बात करें तो कार्बोधनायन क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं। तो हम कहेंगे क्या? अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। यानी कार्बोधनायन हमारे लुईस अम्ल होते हैं। और लुईस अम्ल क्या होते हैं? ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी ये अभिक्रिया करते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही तीव्रता के साथ। क्या होते हैं? ये इनकी अभिक्रियाएं होती हैं। ये अभिक्रिया करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं कि कोई भी कंपाउंड आएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर इंतजार करते रहते हैं, कोई आएगा इलेक्ट्रॉन लेकर हमको देगा, और हम क्या करेंगे? बॉन्ड को बनाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, फिर से 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं? ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार रहते हैं, किसी भी कंडीशन में आओ और हमें क्या देकर जाओ? इलेक्ट्रॉन देकर जाओ, बस इतना से इनको मतलब रहता है। तो इस तरह से कार्बोकेटायन का मतलब हो गया कि ये क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं। और अम्ल क्या होते हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो आगे हम बात करेंगे कि जो है नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो आज का हमारा टॉपिक ये था कि कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बोकेटायन का निर्माण कैसे होता है। तो कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया है। आगे हम बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका स्थायित्व क्या होगा? ये इसमें स्थायित्व यानी कि कौन इसमें ज्यादा स्थायी होंगे, कौन अस्थायी होंगे, कौन से अस्थायी होंगे। देखो अभी मैं फ्री रेडिकल की केस में बात किया था, तो वैसे ही यहाँ पर भी बात करूंगा। मेथिल है, मेथिल कार्बोकेटायन, CH3 CH2 है, एथिल कार्बोकेटायन। फिर है हमारे पास CH3 CH, और यहाँ पर भी CH3, ये हमारा प्रोपिल कार्बोकेटायन। और यहाँ पर हो जाएगा क्या? CH3 C CH3, और यहाँ पर भी CH3, ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्यूटिल कार्बोकेटायन। मेथिल, एथिल, प्रोपिल और ब्यूटिल, 3 प्रकार के कार्बोकेटायनों को लिखा गया है। कैसे यहाँ पर जो है 3 प्रकार के जो कार्बोकेटायन हैं, इसमें कौन सा जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, वो कैसे बताते हैं? तो देखो, इसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, टर्सरी यानी तृतीय कार्बोकेटायन। तो क्या होते हैं? इसका नाम सिंपल हो जाएगा आपका, एक ही यहाँ पर लगा है, इसलिए मेथिल कार्बोकेटायन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक, प्राथमिक कार्बोधनायन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका द्वितीयक, यानी कि सेकेंडरी। देखो यहाँ पर हमने 2 तरह से लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों को लिए ये क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये टर्सरी, यानी तृतीयक कार्बोधनायन। देखो ये, इसमें अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो इसमें स्टेबल कौन होगा, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? तो अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो देखो, मेरा ये जो है ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का जो निशान है वो कैसा लग रहा है? इस तरह से। और इसका मतलब आप समझते हैं अच्छी तरह से कि जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, और जिधर मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। इधर मुंह खुला है यानी कि ये बड़ा है, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मैथिल के अकॉर्डिंग। यानी तृतीय कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, प्राइमरी देन मैथिल। तो अगर हम इसकी एरो से इस तरह से बात करें तो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अगर हम मैथिल से तृतीय कार्बन की ओर चलते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ रही है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी इसके बताए थे कि हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक बताया था मैंने बल्कि ग्रुप को लेकर। तो यहाँ पर बल्कि ग्रुप को लेकर बताएंगे कि यहाँ पर क्या है भाई। देखो, आर फॉर क्या होता है? एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप। इसे मैथिल भी कहते हैं, मैथिल ग्रुप। आर फॉर एल्किल ग्रुप, यहाँ पर एल्किल ग्रुप। तो आर फॉर
इसको हम इस तरह से लिखते हैं CH3। जिसके पास जितना ज़्यादा CH3 है वो उतना ही क्या है, स्टेबल है, और जिसके पास कम है वो कम स्टेबल है, और जिसके पास नहीं है वो और ही कम स्टेबल है। तो R फॉर एल्किल ग्रुप या मेथिल ग्रुप, तो ये CH3 से क्या फंडा है कि ये क्या हो जाएगा कि अधिक स्टेबल हो जाएगा। CH3 होने से क्या मतलब है कि स्टेबल हो रहा है। तो इसको देखेंगे तो अगर हम बात करते हैं कि CH3 होने से ये स्टेबल हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्या मतलब क्या है CH3 का। मतलब ये है कि जो यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, और इसके पास प्लस चार्ज आया है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के नाम से भी हम जानते हैं, यानी कि R यानी कि CH3 को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो इसके पास प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो कोई चार्ज रहेगा ही नहीं, और जब नहीं रहेगा चार्ज तो स्टेबल हो जाएगा। ऐसा कैसे हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, देखो यहाँ पर क्या लगे हैं, हाइड्रोजन लगे हैं। हाइड्रोजन से क्या करेगा, वही बड़वार और जो है बलवान और जो है कमजोर वाले की बात हो रही है यहाँ पर, कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है, बलवान हो रहा है। तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और लेकर क्या करेगा, इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। इस तरह से इसमें स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इसमें ग्रोथ कर रही है। तो उसी चीज ये कहते हैं कि इसमें जो ये प्लस चार्ज है यहाँ पर, ये जो कार्बोकेटाइन का निर्माण हुआ था, प्लस चार्ज था, ये प्लस चार्ज क्या होता है, सेपरेट होने लगते, बंटने लगते, सबको बांट दो। सिंपल सा है कि मान लीजिए कि कोई 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति या 3 व्यक्ति हैं, 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, और जो है 50 किलो का वजन लेकर चलना है। अगर 5 व्यक्ति हैं और पांचों में 50 किलो का वजन है, यहाँ पर 50 kg का भार है, इतना लेकर चलना है, तो कोई एक लेकर जाएगा तो नहीं जा पाएगा। लेकिन पांचों को अलग अलग बांट दिया जाए तो 10-10 किलो सबको दे दिया जाए, 10 किलो तुम ले लो, 10 किलो तुम ले लो, 10 किलो तुम ले लो, तो क्या हो रहा है कि आसानी से भार भी चला गया, आसानी से सामान भी चला गया, और भार भी क्या हो गया, कम हो गया। तो वैसे यहाँ पर भी है कि इसको बेचारे को अकेले लेकर 50 किलो चलना है। अब इसको 50 किलो लेकर चलना है, तो ये क्या कर रहा है, 3 लोग को बांट दे रहा है कि तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, सब लोग ले लो और लेकर चलते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इसका भार भी कम हो गया। लेकिन इसके पास क्या है कि इस बेचारे को अकेले लेकर चलना 50 किलो, और नहीं चल पाएगा, तो स्टेबल क्या होगा, नहीं रहेगा ना, स्टेबल गिर जाएगा। और ये स्टेबल रहेगा, गिरेगा नहीं, खड़े रहेगा, चलेगा आराम से। तो इस तरह से क्या होती है, इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज कर जाती है। किसकी, तृतीयक कार्बोकेटाइन की क्या होती है, स्टेबिलिटी ग्रेटर देन होती है, देन आपकी किसकी होगी, सेकेंडरी और प्राइमरी, फिर मेथिल, मेथिल की सबसे कम होगी। ये हम मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेबिलिटी क्या होती है, और कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। तो यहीं पर एक छोटी सी बात की गई है कि इसमें लुईस अम्ल और क्षार की। तो अम्ल क्या हो गए, तो अम्ल आपने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, अधिक अम्ल होगा, यानी अम्लीय होगा, और जो कम करेगा वो कम अम्लीय होगा। तो कैसे जानेंगे कि इसमें जो है कि कौन सा अधिक अम्लीय है और कौन सा कम अम्लीय है ना। ये स्टेबल है, नहीं है, ये स्टेबल है, हाँ है। तो कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेगा, ये लेगा कि ये इलेक्ट्रॉन अच्छे से एक्सेप्ट करेगा और ये कम एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अच्छे से एक्सेप्ट होगा। तो इसलिए जो है आपका अम्लीय सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। और क्षारीय यानी कि थोड़ा सा कम क्षारीय या कम अम्लीय कौन सा हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। तो अगर हम लुईस अम्ल की भी बात करते हैं तो तृतीयक क्या हो जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग अम्ल क्या क्या हो करते हैं, फॉर्मेशन करेंगे, और क्षार क्या हो जाएंगे, सॉरी ये क्या हो जाएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपका फॉर्मेशन हुआ कार्बोकेटाइन का। और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होने के बाद जो है, इसमें इसकी स्टेबिलिटी की बात कर लिया आपने, तो इतना ध्यान रखेंगे, आगे चलकर ये सब काम आने वाला है। क्योंकि हम लोग को पढ़ना क्या है, अभी हमारा मेन टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस मैकेनिज्म, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमको पढ़ना है, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात करनी है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है उसकी बात करेंगे। तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकेटाइन के बारे में जाने। आगे हम जानते हैं, इसमें बात करते हैं कि जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, इसका रीअरेंजमेंट करना है हमको, इसका रीअरेंजमेंट करना है, यानी कि इससे रीअरेंज करना। जैसे बात किया जाए यहाँ पर
कि मैंने CH3 कहा था और C लिया था, फिर यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 लिया था और इसके पास क्या था, एक प्लस चार्ज। तो अगर अभी बात किया जाए तो यहाँ पर क्या है कि एक प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात यहाँ पर है कि ये आपका जो है ये थर्ड डिग्री है, और इस थर्ड डिग्री को हम क्या कर लें, सेकेंड डिग्री बना लें। तो कैसे जो है यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, तो बहुत सिंपल सा है कि प्राइमरी को सेकेंडरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या होते हैं, यहाँ से यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, इस तरह से एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा। ये क्या करेगा कि ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा, और माइनस चार्ज आने की वजह से यहाँ से बॉन्ड को तोड़ेगा इस तरह से यहाँ पर। तो बॉन्ड को मैं सीधा ट्रांसफर कर रहा हूँ कि यहाँ से ये हाइड्रोजन आया और इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, और यहाँ से क्या हो गया, ये CH3 और यहाँ पर CH2 और इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ये भी देखो सेकेंड डिग्री था, ये आपके थर्ड डिग्री था, और ये क्या है, सेकेंड डिग्री, प्राइमरी डिग्री, फर्स्ट डिग्री, कौन सा बना, इसके बारे में देखते हैं कैसे बना। तो अगर हम देखते हैं तो ये डिग्रियां क्या होती हैं, इससे हमने तो बताया ही नहीं, आप लोग शायद जानते भी हैं नहीं जानते हैं। कार्बन है, एक कार्बन के पास अगर प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, कुछ भी है, अगर उस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, अगर प्लस माइनस लग गया तो अब 3 ही बचेगा। तो अगर एक जो है यहाँ पर तीनों बैलेंसियां हाइड्रोजन से कंप्लीट है तो नॉर्मल है। अगर कार्बन की कोई एक बैलेंसी CH3 से कंप्लीट है और शेष 2 बैलेंसियां क्या है, हाइड्रोजन से कंप्लीट है, तो ये प्राइमरी है। अगर कोई प्लस चार्ज वाला कार्बन है और उसकी 2 बैलेंसियां क्या है, CH3 से कंप्लीट है, बाकी एक हाइड्रोजन से कंप्लीट है, ये आपका मैंने क्या बताया अभी, प्राइमरी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेकेंडरी हो जाएगा। 2 कार्बन लग गए हैं तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। 2 एल्किल ग्रुप लग गया, सेकेंडरी। अगर कार्बन की तीनों बैलेंसियां क्या हैं, एल्किल ग्रुप से कंप्लीट हो जाएं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, टर्सरी, 3 डिग्री। तो अब आप लोग खुद ही बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा डिग्री आया होगा। एक कार्बन है, उस कार्बन से दूसरा कार्बन लगा, देखो डायरेक्ट कार्बन है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ यहाँ पर। एक कार्बन, ये पहला कार्बन, ये हमारा मुख्य कार्बन, इस मुख्य कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्ट अटैच हैं, एक कि दो, एक है। अगर एक है तो फर्स्ट डिग्री। अगर 3 होता, जैसे यहाँ पर ये कार्बन, इससे 1 2 3 है, तो 2, सॉरी 3 है कार्बन अटैच है, तो थर्ड डिग्री हो जाएगा। अगर 2 होता तो डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा आप सोच लो कि यहाँ पर जो है 2 लिख दिया जाए, यहाँ पर CH3 लिख दिया जाए, तो इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 1 2 3, ऐसा नहीं, इससे कितने हैं, 1 1 2, केवल 1 और ये 2। तो इस तरह से बात करते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बोकैटायन की यहाँ पर बात होती है। तो प्राथमिक कार्बोकैटायन क्या हो गया, द्वितीयक कार्बोकैटायन क्या हो गया, इसके बारे में जान लिया आपने। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि जो कार्बोकैटायन है, इसका रीअरेंजमेंट। देखो, इसका रीअरेंजमेंट ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं है, इसलिए अगर हमें बताना है तो केमिकल रिएक्शन में नहीं, हम अलग चल कर बताएंगे इसे। तो आगे हम जो बात करते हैं, दूसरा हमारा है कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ था, तो कार्ब एनायन का दूसरा निर्माण हो जाएगा। कार्बन एनायन क्या होते हैं, यानी कि कार्ब एनायन। तो कार्ब एनायन क्या होते हैं, इसे कार्बोनियम आयन भी कहेंगे। हम लोग जानते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन के अंतर्गत इनकी बात की गई थी। तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन के अंतर्गत अगर इसकी बात की गई थी तो कार्बेनियम आन कार्बेनियम, सॉरी क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन, कार्बन, क्या लिखा भाई, कार्बेनायन। कार्बेनायन में जो हमारी बात की गई है, इसमें कैसे निर्माण हुआ होगा इसका, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो सिंपल है कि जैसे हमारा कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ था, वैसे ही कार्बन एनायन का निर्माण होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन धन आयन, और आयन कौन सा, एन आयन। तो इस तरह से यहाँ पर कार्बन कार्बन हो गया, एनायन मतलब क्या होता है, ऋणायन। यानी कि इसके पास क्या होगा कि कोई यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो कार्बन ऋणायन हो जाएगा। तो इस तरह से कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज तो कार्बन आयन, और कार्बन के ऊपर धनात्मक चार्ज तो कार्बन आयन। तो कार्ब ऋणायन का निर्माण कैसे होगा, जैसे अब यहाँ पर है मेरे पास CH3 CH2 Cl, ये कंपाउंड अब हटा दिया जाए, दूसरा लिया जाए CH3, और यहाँ पर भी CH3। अब देखो कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रो
पॉजिटिव एलिमेंट है। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इनमें से ओपन करके लिख रहा हूँ यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ये कार्बन ने क्या किया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और क्या बन गया यहाँ पर CH3CH2 और इसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो क्या बनाएगा, कार्बेनियम आयन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्ब एनायन, इसे कार्बो रेडायन भी कहते हैं। यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, कार्ब रेडायन का निर्माण हो गया। तो कार्ब रेडायन की स्टेबिलिटी की भी बात किया जाए यहाँ पर, तो कार्ब रेडायन क्या हो जाएंगे, देखो सिंपल से कार्ब धनायन बात किया गया था, कार्ब धनायन क्या होता है, तो कार्ब रेडायन क्या होते हैं, कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन 6 और कार्बन के आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन में 4। तो 4 के स्थान पर अब कितने हैं यहाँ पर देख लेते हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन जुड़ा हुआ है और इसके पास माइनस चार्ज है। देखो 1 2 3, 3 दूनी 6 और एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया। तो एक जो आपका माइनस चार्ज दिखाया गया है, एक माइनस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, इसका स्वयं का है और किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी लिया है। तो क्या होता है कि 4 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ किसी और के इलेक्ट्रॉन को ले लेकर ये क्या करता है, माइनस चार्ज बनाए रहता है। तो उसे हम बोलते हैं रेडायन, यानी कि वह आयन जिसमें कार्बन के ऊपर क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्ब रेडायन बोलते हैं। इसमें इसकी बैलेंसी क्या होती है, कंप्लीट होती है, अष्टक पूरा होता है और ये भी क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी इनकी भी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं और अभिक्रियाशील होने की वजह से क्या करते हैं कि ये किसी दूसरे के साथ बहुत आसानी से ये बंध को बना लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कार्ब धनायन, कार्ब रेडायन, मैंने क्या कहा कि ये क्या होते हैं, अधिक ही अभिक्रियाशील होते हैं। तो अभिक्रियाशील होने के साथ साथ देखो दूसरी चीज ये यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें नाभिक स्नेही क्या होते हैं, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही क्या होते हैं, नाभिक स्नेही, नाभिक मतलब जो होता है, नाभिक होता है जहाँ पर प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक परमाणु होता है हमारा इस तरह से और परमाणु के बाहर पूरे ऑर्बिट होते हैं और उन ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ना होकर उसमें नाभिक का मतलब होता है यहाँ पर केवल क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा। तो प्रोटॉन और ये इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यानी कि ये क्या होगा, पॉजिटिव लविंग होगा, क्या होगा, पॉजिटिव लविंग, यानी कि ये नाभिक से स्नेह करेगा, प्रेम करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। ऐसा सिंपल सभी समझिए, अभी नाभिक स्नेह तो समझना ही इनको। यहाँ पर क्या करा है कि इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है। कार्ब कैटायन में बात किया था, इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति होती है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है। तो इलेक्ट्रॉन ये देंगे, डोनेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो नाभिक स्नेही है, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो देखो अब यहाँ पर लुईस अम्ल की और क्षार की बात की गई थी कार्ब कैटायन में, तो यहाँ भी बात कर लेते हैं कि ये क्या होंगे, क्षार होंगे कि अम्ल होंगे। तो आपने लुईस के कारण बताया था, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को दाद दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, CH3 माइनस है। अगर ये माइनस है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन देने के विपरीत रख रहा है तो ये क्या कहलाएगा, आपका क्षार कहलाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, हमारे लुईस क्षार होते हैं। क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। तो लुईस क्षार होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो क्षार के ऊपर ही डिपेंड करती है। जिसकी जितनी ज़्यादा क्षारकता होगी, जिसकी जितनी ज़्यादा क्षारकता होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी। देखिए ज़रा से, यहाँ पर है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर क्या है दूसरा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर क्या है CH3। इस तरह से हमने यहाँ पर दिखाया है। अब इसमें एक
के ऊपर का जो हाइड्रोजन हटाते जाते हैं इस तरह से, यहाँ पर हाइड्रोजन हटा दिए, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन हटा दिए, माइनस चार्ज यहाँ पर लगाते जाते हैं, CH3 ही है तो यहाँ पर जो है इस तरह से बैलेंस हो जाएगा माइनस चार्ज। तो 3 दूनी 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कार्ब कैटायन है सब, सॉरी कार्बन आयन है सब के सब हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये इसमें प्रबल अम्ल कौन होंगे और क्षार कौन होंगे, तो फिर क्षारकता इनकी क्या हो जाएगी, इस तरह से बढ़ रही है। ये कम क्षारीय है, ये ज़्यादा क्षारीय है, ये उससे ज़्यादा क्षारीय है, और ये सबसे ज़्यादा क्षारीय है। क्षारकता मतलब क्या है कि जिसके पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता हो वो क्या हो जाएगा, अधिक क्षारीय हो जाएगा, और जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता हो वो क्या हो जाएगा, कम क्षारीय होगा। तो इसके पास क्या है, अधिक इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन देगा आसानी से, इसलिए क्या हो जाएगा, अधिक क्षारीय हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो रही है, इसकी ज़्यादा हो रही है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, किसी से दूसरे से जुड़ेगा, स्टेबल हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अगर मैं इधर से इधर आता हूँ, यानी कि अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की ओर आता हूँ, तो इनकी क्या हो जाती है, क्षारक, तो यानी क्षारक की जो प्रबलता होती है, यानी बेसिसिटी होती है जो है इनकी बेसिसिटी, ये क्या होती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ आपके कार्बन आयन की, तो जिसकी जितनी ज़्यादा क्षारकता वह उतना ही ज़्यादा क्या होता है, अस्थाई होता है। जिसकी क्षारकता क्या होती है, कम होती है, वो उसका जो है क्या कहते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की या धनायनों को जो है ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है यहाँ पर, कम होती जाती है। तो इस तरह से हम लोग इसकी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो इसका ये क्या हो जाएगा, अधिक स्टेबल हो जाएगा, ये कम, और ये उससे कम, ये सबसे कम। तो प्राइमरी और सेकेंडरी की अगर बात कर लेते हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी की अगर बात करते हैं, तो मेरे पास क्या है, CH3 है, माइनस है, फिर क्या है, CH3 CH2 है, तो CH2 और इसके पास क्या है, माइनस है, फिर क्या है मेरे पास, CH3 है और CH3 है, फिर यहाँ पर क्या है, CH3 है। मैंने अभी दूसरा बनाना है, यानी कि H है यहाँ पर, इसके पास यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा, CH3 है, CH3 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। तो ये आपका मेथिल है, ये एथिल है, प्राइमरी बोल सकते हैं, प्राइमरी फर्स्ट डिग्री एथिल, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेकेंड डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, थर्ड डिग्री। इसमें सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, स्टेबल कौन होगा, देखो ये तो इलेक्ट्रॉन स्वयं दे रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी घट जाएगी, और ये भी है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। तो आपने दूसरी चीज़ ये कहा कि जितना ज़्यादा बेसिसिटी, जितनी ज़्यादा उसकी क्षारकता, वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो ये आसानी से देगा ना, क्योंकि यहाँ से ये भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी सब दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा, डोनेट करेगा, लो इलेक्ट्रॉन ले जाओ, वहाँ से आराम से इलेक्ट्रॉन ले जाओ। तो ये क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी यानी कि टर्सरी, आपके जो टर्सरी एनायन है, टर्सरी कार्बन आयन है, वो टर्सरी कार्बन आयन क्या हो जाएंगे, मोर स्टेबल हो जाएंगे देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, और देन आपका मेथिल, यानी कि मेथिल सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, और आपका टर्सरी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और अम्लीय यानी क्षारीय की बात करें, क्षारकता के अकॉर्डिंग बात करें, तो क्षारकता के अकॉर्डिंग आपका मेथिल जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद आपका डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी स्टेबिलिटी हो गई। तो आप सबको हमारा लेक्चर कैसा लगा, कल हम आपसे बात करेंगे, आप लोग से बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या होते हैं। तो नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन आना चाहिए। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन आ गया तो कार्बोकैटायन क्या होते हैं, कार्बोनायन क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग ब्रॉड में विस्तृत में देखो। जितना था आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़नी है, रिएक्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट है मैंने आपको बताया। जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने लगेंगे तो थोड़ा थोड़ा इनकी बातें फिर से करेंगे, करते चलेंगे वहाँ पर कि रिएक्शन कैसे करेंगे, बॉन्ड का फ्यूजन कैसे हो रहा है यहाँ पर, तो इसके बारे में वहाँ पर हम बात करेंगे। तो आप सबको हमारा लेक्चर कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।